नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बरसों बाद कश्मीर में बर्फ की परतों से कुछ चीखें बाहर आई हैं। जिन आंखों ने जन्नत को जहन्नुम बनते अपनी नजरों से देखा था, वो आज एक फिल्म से आस लगाई बैठे हैं कि शायद 32 साल बाद उन्हें उनका इंसाफ मिलेगा। क्यों अपने ही मुल्क में वो शरणार्थी बन गए? क्यों ही अपने ही मुल्क में उन्हें आज ये बताना पड़ रहा है कि ये मेरे साथ हुआ है, मानो, यकीन करो, ये मेरा सच है। क्योंकि आज द कश्मीर फाइल्स ने इस देश को दो हिस्सों में बांटा है। एक वो हिस्सा जो सच से नजरें मिलाने को तैयार है, जो कश्मीरी पंडितों के साथ 1990 में हुआ था, और एक वो सच है, एक वो हिस्सा है जो इसे नकार रहा है। आज भी नकार रहा है, शायद कल भी नकारेगा। लेकिन क्या ये फिल्म एक टर्निंग पॉइंट कश्मीरी पंडितों के लिए, उनके इंसाफ के लिए इस मुल्क में साबित होगी? इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि चर्चा से ही रास्ता निकलता है। हमारे साथ बहुत सारे लोग यहां पर मौजूद हैं, लेकिन तीन खास मेहमान जिन्होंने उन सिस्कियों को यह ताकत दी है कि आज अपनी इंसाफ की वो बात खुलकर फिर से कह पाए। जिन सिस्कियों को लंबे अरसे तक दबाया गया, बताया गया कि चुपचाप काम करो, तुम लोग इधर उधर सिर्फ फायदा देख रहे हो अपना, ऐसे लोगों की आवाज बनाने पर बहुत बहुत आप लोगों को मुबारकबाद, क्योंकि आपने उन चीखों को, इस दर्द को नए सिरे से इस देश के सामने रखा है। विवेक रंजन अग्निहोत्री, डायरेक्टर इस फिल्म के, जिन्होंने कश्मीर फाइल्स को जान दी है। कई लोग इस फिल्म को देख रहे हैं, उनकी क्या सोच है, राय है, राजनीति कैसे हो रही है, इस पर चर्चा करेंगे। पल्लवी जोशी, जिन्होंने विश्वास किया, ऐसे इश्यूज पर फिल्म बनाने में लोग बड़ा झिझकते हैं, पल्लवी जोशी ने वो विश्वास दिखाया और आप इस फिल्म को लेकर आज लोगों के सामने हैं। और अगला शख्स ऐसा जिसको किसी पहचान की जरूरत नहीं है, जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, एक्टिंग का पूरा इंस्टीट्यूशन और स्कूल है, जो अपनी आंखों से, अपने चेहरे की लकीरों से उस दर्द को सामने ला रहा है जिसको कश्मीरी पंडितों ने देश में महसूस किया। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। पर आज ऑडियंस में बैठे तमाम लोग भी हमारे लिए खास हैं, क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे कश्मीरी पंडित हैं जिन्होंने इस दर्द को देखा है, अपने परिवारजनों पर देखा है और उसके बाद से अपनी एक नई जिंदगी बनाई है। लेकिन वो टीस कहीं आप में रह गई है, तो उम्मीद यही होगी कि आप लोगों का एक अच्छा इंटरेक्शन यहां पर हम करा पाएंगे। अनुपम जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि विवेक जी ने विश्वास किया, ये फिल्म बनाई, उसको इतने लेयर्स उस कैरेक्टर में दिए हैं जिसके साथ आप इस दर्द को ला रहे हैं। आपने कैसे अलग किया, जो एक्टर है अनुपम खेर और जो कश्मीरी पंडित है अनुपम खेर, और क्या था वो दर्द जो आपको ये कह रहा था कि नहीं, इस फिल्म में तो मुझे काम करना है और वो दर्द लोगों तक पहुंचाना है? आपके अंदर भी वो लगता है कि हमें न्याय नहीं मिला, वो कहीं फीलिंग है, बिटरनेस है क्या? अंजना जी, एक्टिंग मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मेरी जिंदगी नहीं है। ये लोग जो इनके साथ हुआ वो मेरी जिंदगी है, और उसको पर्दे पर लाना मुश्किल था, और बहुत मुश्किल था। मगर विवेक ने एक ऐसा स्क्रिप्ट बनाया था, एक 2 घंटा 50 मिनट की फिल्म में बहुत सारी चीज़ें सामने आ सकती थी। जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ा तो मैं न्यूयॉर्क में रह रहा था उस समय, और मैं अकेला 36th फ्लोर पे था, तो मैं बहुत रोया था, क्योंकि बहुत दिनों बाद उस सपने को पूरा होता देख रहा था कि जो 32 साल से नहीं हुआ था, कि किसी ने हमारी आवाज़ सुनी ही नहीं थी। उसमें मैंने अपने दादाजी को देखा था, मैंने अपने पिताजी को देखा था। जो मेरा नाम है इस फिल्म में पुष्कर नाथ, वो मेरे पिताजी का नाम था। और आई थॉट दैट दिस इज़ द बेस्ट वे टू गिव अ ट्रिब्यूट टू नॉट ओनली माई पेरेंट्स, माई फादर एंड माई ग्रैंड फादर एंड माई अदर अंकल्स, बट ये बेस्ट तरीका है कि मैं उन 5 लाख लोगों को, उनके दर्द को दुनिया तक पहुंचा सकूं थ्रू द कैरेक्टर ऑफ पुष्कर नाथ पंडित। क्योंकि कश्मीरी पंडितों में एक खासियत है, जो मेरे पिताजी में खासियत थी, ये मक्कार नहीं है। ये मिथुन चक्रवर्ती का बड़ा अच्छा एक डायलॉग है कि हमने कभी बंदूकें नहीं उठाई। ये सब ज्ञान पर आधारित हैं। ये नौकरी करते हैं, उठा लेते हैं, शायद कमज़ोर भी नहीं है, क्योंकि जो कमज़ोर होते हैं उनकी कमज़ोरी नज़र आती है। देखिए यहाँ पर इनके चेहरों को देखकर, इन्होंने ज़िंदगी जी है, इन्होंने उस तकलीफ़ को अपने सीने पर रख के नहीं पढ़ा, इन्होंने पढ़ाई की
और उन पढ़ाई से अभी भी जिंदगी को जी रहे। हालांकि जब इन्होंने फिल्म देखी होगी तो वो सारे जख्म जो भर चुके थे या भरने की कोशिश हो रही थी वो फिर एक फवारे की तरह खुल गए। लेकिन मेरे लिए दिस इज अ ट्रिब्यूट टू ऑल द pain which I will never be able to justify because pain is much bigger than what they have gone through. मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं इनके तकलीफ को, इनके दुख को, इनकी दबती सिसकियों को शायद उभारने में मैंने कोशिश की है। विवेक जी, आपके पास तो ये पुलिंग फोर्स भी नहीं था। आपके लिए ये, आपने भी शायद वही देखा, लिखा, सुना, पढ़ा होगा जो बाकी देश ने देखा था और जितना वो जान पाए थे। फिर आपके लिए क्या, क्योंकि कुछ न्यूआंसेस ऐसे हैं जब दिल्ली में बैठे पुष्कर नाथ को ठंड लग रही है, और ये मुझे लगता है कई लोग ये शेयर करेंगे कि दूसरे गर्म जगह में भी रह के उनको वहां की बर्फ याद आती थी और वो गर्म कपड़े पहनते थे। ये न्यूआंसेस और ये सब लाना, ये आपका पुलिंग फोर्स क्या था? और क्यों अपने ही देश में करेजियस, आज आप बहुत बड़े बहादुर कहला रहे हैं क्योंकि आपने कश्मीर पे फिल्म बना दी। तो आपने दो पहलू उठाए, मैं दोनों का छोटा छोटा जवाब दे देता हूँ। पहला तो मैंने ये फिल्म क्यों बनाई, ये सवाल बहुत दिनों से लोग पूछ रहे हैं, इसका मैं जवाब दिया भी नहीं है मैंने ढंग से, आज दे देता हूँ। कि ऐसा है कि सब मुझसे ये कहते हैं ये फिल्म आपने क्यों बनाई है। जब स्टीवन स्पीलबर्ग ने शिंडलर्स लिस्ट बनाई, विश्व के एक व्यक्ति ने, और वो लोग भी जो मुझसे सवाल आज पूछ रहे हैं उनने भी ये नहीं पूछा ये फिल्म आपने क्यों बनाई है। हमारे लिए ज्यूज का दर्द, ज्यूज की पीड़ा एक्सेप्ट करना इतना इजी था। हमने कोई नहीं सवाल उठाता कितने लाख मरे थे, कितने नहीं मरे थे, क्या हुआ था। लेकिन जब कश्मीरी हिंदुओं की बात आती है तो ये फिल्म आपने क्यों बनाई है, ये आप तो कश्मीरी भी नहीं है, क्यों बनाई है, इतने मरे थे, उतने मरे थे। इन्हीं सब विवादों को खत्म करने के लिए मैंने ये फिल्म बनाई है। कुछ चीजें समझाई जा सकती हैं, कुछ चीजें महसूस की जा सकती हैं। मैंने कभी, मैं जिस परिवार में बड़ा हुआ वहां पे सब कालिदास और नाट्यशास्त्र इन सब का चलता था। नाट्यशास्त्र कश्मीर में लिखा गया, पंचतंत्र जिसको पढ़ के हम लोग बड़े हुए कश्मीर में लिखा गया, उपनिषद कश्मीर में लिखे गए, शिव और सरस्वती कश्मीर से आते हैं। पंचतंत्र जो बच्चा पढ़ता है वो सब कश्मीर का है। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ये कश्मीरी पंडित हैं, ये कश्मीरी हिंदू हैं, ये कश्मीर है। मुझे तो हमेशा भारत ही लगा, और मुझे लगा जो कुछ भारत का हेरिटेज है, परंपरा है, वो सब कश्मीर में उपजी है। जैसे आज काशी की बात करते हैं, जैसे सिलिकॉन वैली है कैलिफोर्निया में, मैं ये कभी नहीं सोचता हूं कि वो अमेरिका से अलग है। इसी तरह कश्मीर मेरे लिए हमेशा एक था। मैंने जब कश्मीर पे फिल्म बनाई, 4 साल हमारे दिमाग में भी नहीं आया कि हम कश्मीर पे फिल्म बना रहे हैं। मुझे तो लगा हम भारत पे फिल्म बना रहे हैं। तो मेरे दिमाग में कश्मीर कभी भारत से अलग था ही नहीं, इसलिए ये फिल्म बनाई। आपका कैरेक्टर पल्लवी जी ऐसा है जो जो ऐसे लोग हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और कश्मीर को दूसरे चश्मे से देखते हैं, उसको आप रिप्रेजेंट कर रही हैं। लेकिन पर्सनली जब आपने रिसर्च किया, कभी ऐसा मौका आया किसी के दर्द के सामने आप खुद ही बिखर गई और टूट पड़ी, जो सबसे हार्ट रेंडरिंग मोमेंट रहा हो आपका? अंजना जी, हमने जो 4 साल पहले जब शुरुआत की थी रिसर्च की, तो डॉक्टर सुरेंद्र कौल आज यहाँ है, वो हमारे साथ, उन्होंने हमें उन व्यक्तियों से, उन परिवारों से मिलाया जिन्होंने अपने किसी सगे को खोया था। और खोया तो हम सब ने है अपने किसी न किसी को, और यही है परंपरा इस धरती की। लेकिन इन्होंने जिस तरह से खोया है, जिस तरह से उनकी हत्याएं हुई हैं, जो इनकी माओं के साथ, बहनों के साथ जो घिनौनी हरकतें हुई हैं वहाँ पे, मैं वो शब्द भी नहीं यहाँ बोलना चाहती। जो छोटे छोटे मासूम बच्चों को, जिन्होंने तो शायद इतने छोटे थे कि आगे चल के वो क्या करेंगे इसके सपने भी नहीं देखे थे, उनकी हत्याएं हुई हैं। ऐसे लोगों से जब हम जाके मिले तो 700 से भी ज़्यादा टेस्टमनीज हमारे पास हैं। हमने सबके लॉन्ग फॉर्मेट इंटरव्यूज़ लिए हैं, वीडियो इंटरव्यूज़ लिए हैं। बचपन से आपने कैसा देखा, कश्मीर कैसा था, कितना खूबसूरत था, आपके अपने पड़ोसियों के साथ कैसे रिश्ते थे। तो बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज जो इनकी थी बचपन की, वहाँ से हमने शुरू किया। और इनके साथ क्या हुआ 1990 में, उस
टॉपिक पर आते आते मैं आपको बता नहीं सकती, ये जो 700 लोगों से हमने बात की है, एक से एक ऐसे दिल दहलाने वाले किस्से, कहानियां जो हमने उनकी सुनी, मैं मतलब आप यकीन नहीं कर सकते कि इतनी क्रूरता कहीं पे हुई है। और वो सुनते सुनते हमें ऐसा लगने लगा कि इतना हो गया हमारे भारत में और हमें पता नहीं था, किसी को खबर नहीं थी। हमारी माँ बहनों के साथ ये हो रहा था, हमारे भाइयों को इस तरह से मारा गया था और किसी को पता नहीं चला। मतलब मैं 2-3 आपको छोटी छोटी चीजें बता दूंगी, उन्होंने विस्तार से हमें समझाई। एक व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा था कि वो और उनकी बीवी, उनकी एक छोटी बच्ची थी और वो दूसरा बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे थे, और अचानक एक दिन वो ऐसे निकले वहां से, वो जम्मू आए थे किसी काम से, उनकी बीवी कश्मीर में रह गई, तो वो गए और जिस हालत में थी उनका बस हाथ पकड़ के निकल आए। वो ना उन्होंने कपड़े लिए वहां से, ना कुछ सामान ले पाए। और जब आके जम्मू के कैंप में वो रहने लगे तो और कोई 7-8-10 लोग उनके साथ एक ही टेंट में, पैसे नहीं थे, जो थे सब वहीं रह गए। तो उन्होंने सोचा कि दूसरा बच्चा हम इस दुनिया में लाएं तो कैसे लाएं, उसको एजुकेशन हम कैसे दें, हमारे पास कुछ नहीं है। तो बिल्कुल दिल पे पत्थर रख के उन्होंने उस बच्चे को गिरा दिया, और सिर्फ वो एक जो बच्ची थी उसके एजुकेशन पे उन्होंने कंसंट्रेट किया। एक महिला ने हमको बताया कि एक सेकंड निया, और उन्होंने हमको बताया कि 30 साल तक, हमने 2 साल पुरानी, उन मियाँ बीबी ने, पति पत्नी ने कभी इस विषय में बात नहीं की। और जब हम इंटरव्यू कर रहे थे वो फूट फूट के रो पड़े, कहने लगे आज पहली बार हमने ये बात की और अब हमारी हीलिंग यहाँ से शुरू होती है। आज वो बेटी 32 साल की होती जी, पूरी 32 साल की होती। फिर एक और कहानी हमें बताई कि एक महिला थी, उनके पिताजी को गोलियों से भून दिया था और बॉडी हैंड ओवर नहीं की, डायरेक्टली पोस्टमार्टम के लिए ले गए। तो उन्होंने बॉडी ली, उन्होंने कहा अंतिम संस्कार उनके करने थे। अपने खुद के पिता को कभी कोई विवस्त्र नहीं, किसी बेटी ने नहीं देखा होगा। तो कहती मैंने देखा था, क्योंकि मुझे उन्हें नहलाना था और जगह जगह गोलियों के निशान थे। पोस्टमार्टम करके जो बॉडी चीर देते हैं उसको ठीक से वो सिला भी नहीं था, ऑर्गन्स दिख रहे थे अंदर के सारे। ऐसे में किसी तरह उनके अंतिम संस्कार करके उनको तुरंत भागना पड़ा वहां से। ऐसी इतनी सारी कहानियां हमारे सामने आई और कहीं रिलीफ नहीं था कुछ। जैसे फिल्मों में कुछ ऐसे सीन्स दिखाते हैं, उसके बाद एक कोई स्विट्जरलैंड का गाना दिखाते, ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। दिन के 4-5 इंटरव्यूज, और हमें पता था अगले दिन जाके वापस यही सुनना है। वो 1-1.5 महीना हमने जो वो सुना सब, मैं आपको नहीं बता सकती कि वो कितना दर्द, मतलब इतनी पीड़ा कोई नहीं सहन कर सकता। और उसके बाद जब ये फिल्म बनानी थी, जब प्रोसेस तो सब हो गया, जब हमारी काम की बारी आई, एक्टिंग की बारी आई इसमें, तो ये सारे इमोशंस हमें बहुत मतलब दिल कड़ा करके अलग रखने पड़े। क्योंकि अगर मैं वो राधिका मेनन का जो कैरेक्टर है वो जिस तरह से निभाना था, वो अगर मैं वैसा नहीं करती, तो ये दूसरा जो नैरेटिव जो इन लोगों की आवाज़ को आज तक रोके रखा था जिसने, वो बाहर आना मुश्किल होता, क्योंकि मैं भी उसी इमोशन में बह जाती। इसलिए वो दिमाग से निकाल के आई हैड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई कैरेक्टर। जख्म हरे हो गए आपके? हाँ, आंखों से बह रहे हैं। जख्म कभी हिलक हुए नहीं मैम। एग्जैक्टली। और जितने भी चेहरे आपने आसपास बिठाए हैं, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ इधर देखूं उधर देखूं, मैं ना भी नजरें देखूं, चुरा रहा हूं। वो मुझे देख रही थी, मैं नजरें चुरा रहा हूँ। ना देखूं। मॉनिटर पे देखा तो उनका चेहरा, तो क्या बताएं आपको। और आपने 2 लोगों की 2 तरफा बातें की कि दूसरे लोग हैं। शर्म आनी चाहिए उनको जो इस ट्रेजेडी को अभी भी नकारने की कोशिश करते हैं। डूब मरना चाहिए शर्म से उनको। उनमें इंसानियत नाम की चीज़ अभी भी नहीं है। वो भी बच्चे वाले हैं, उनकी भी बीवी बच्चे माँ बाप होंगे। वो कैसे बोलते होंगे, कैसे वो अपने घरों में अपने बच्चों को शक्ल दिखाते होंगे कि अभी बोल के आया हूं मैं कि ऐसा हुआ ही नहीं था। वो कैसे जाते होंगे
सो महिला बहुत इमोशनल हो रही। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपके मन में कुछ आ रहा है तो प्लीज बोलिए। ये तो अभी ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। चाहे हम रहे या ना रहे, लेकिन इसको आगे बढ़ाना है, पूरा आगे बढ़ाना है। मेरी तो यही इच्छा। ब्लेसिंग है मेरी साथ। विवेक जी, आप हमारे लिए अवतार बन के आए। अभी तक नहीं, ऐसा ही है। अब ये दर्द पूरी सारी सरकार को दिख रहा है, दिखेगा। अभी तक नहीं दिखाता है। 32 साल हुए, अब इस चीज से कोई नकारा भी नहीं, क्योंकि ये हुआ है हमारे साथ। पता नहीं हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हम अपने बच्चों को स्टोरियां बताते थे, वो बोलते थे कि नहीं माँ ऐसा भी हुआ है क्या। मैंने बोला बच्चे कैसे आपको बताइए, पिक्चर देख के आ जाओ, आप वही पता चल जाएगा कि क्या हुआ है हमारे साथ। सच में भगवान ने एक अवतार जो आया था वो 32 साल के बाद हमें मिला। 32 साल के बाद मेरे पापा तो घर घर करके ही सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल गए। हमारे यहाँ पे शिवरात्रि के दिन बर्फ होता था, अपने बर्फ की बात की थी। अरे डैडी बोलते शिव जी को हमें बर्फ डालना है, वो कहाँ से हम लाएंगे। फिर मतलब ऐसे दर्दार घर की कहानी है। 7 लाख पिक्चरें बन सकती है, 7 लाख। हर घर की एक कहानी है। पूरे एक कहानी सुनाते उम्र निकल गई हमारी, पर हमारी आवाज किसी ने नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी है। बस एक बात है, हमें घर जाना है, कैसे भी हमें घर पहुंचाओ, लेकिन एक ही जगह, बांट के नहीं, एक ही जगह हमें घर जाओ, एक ही हमें बचाओ। विवेक जी, I'm actually speechless. Thank you so much. I mean, इंडिया फॉर कश्मीर की टीम से हम आपको सादर प्रणाम करते हैं, पूरी की पूरी टीम को। दिस इज़ नॉट अ मूवी एनी मोर, इट्स अ रेवोल्यूशन। 32 साल से हम चिल्लाते रहते हैं, चिल्लाते रह गए, लेकिन जो हमारा जो जेनोसाइड है उसको नंबर्स, वी हैव बिकम नंबर्स इन द फाइल्स। एवरीबडी टॉक्स अबाउट दैट, बट आई एम अ थर्ड जनरेशन कश्मीरी, थर्ड जनरेशन कश्मीरी हूँ मैं, जो कश्मीर से बाहर रह रहा है। हमारे जो आगे के बच्चे, आगे हमारी जो जनरेशन है वो हमसे सवाल करती है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम उनको क्या बताएं। आई माई सेल्फ फील दैट आई डोंट हैव एन आइडेंटिटी। तो हमारा जो जेनोसाइड, जो फिजिकल नंबर्स में जो सब बात करते हैं, लेकिन जो कल्चरल जेनोसाइड होता आ रहा है, और मतलब 32 साल के बाद भी जब आपने पिक्चर दिखाई और वहाँ उसके बाद भी लोग पूछते अरे इतने ही तो मरे थे, क्या हुआ। लेकिन वो कल्चरल जेनोसाइड की कोई बात नहीं करता है। लेकिन आई एम 101% श्योर कि आज के बाद वो बात उठेगी, लोग सवाल करेंगे और उसका जवाब हमें चाहिए। मैं आपको एक दो छोटी सी बातें बताता हूँ अंजना जी। अभी जब हमारी फिल्म की स्क्रीनिंग हुई थी तो एक महिला है, आप ही जैसे थर्ड जनरेशन है, वो अपने पड़ोसी के साथ, उनने पड़ोसी नहीं बोला उनसे चलो फिल्म देख के आते हैं, मुझे उनने अभी फ़ोन किया, बताया। तो जो उनकी पड़ोसी थी उनके साथ वो लोग 30-32 साल से रह रहे थे। मैंने बिल्कुल छोटे शहरों में बाउंड्री वॉल मिली होती है, एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही साथ बड़े हुए, और उनकी शादी भी शायद कुछ 10-12 दिन बाद ही हुई थी। उसने मुझे बताया मैं हनीमून पे इसलिए नहीं गई क्योंकि इसकी शादी हुई थी। तो जब वो फिल्म देखने के बाद उनकी जो पड़ोसी दोस्त थी उसने कहा आज मुझे पता भी नहीं था, आज मैंने पहली बार देखा कि इतना भी क्रूअल दुनिया में कोई हो सकता है। तो जानती हैं आप उस कश्मीरी महिला ने क्या जवाब दिया? कहले तुमने आज देखा है, मैं 6 साल की थी तब मैंने अपने माँ बाप को इस तरह मरते हुए देखा था। तो मतलब हमारे पड़ोस में लोग रहते हैं और पूछते नहीं हैं। हमने जिसका भी इंटरव्यू किया पूरी दुनिया में, डॉक्टर कॉल बैठे हैं वो भी जानते हैं, एक बात हर आदमी ने हमसे बोली। और एक्चुअली हमारी एक डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई है, उसमें सब लोगों के इंटरव्यू के कुछ थोड़े अंश हैं। सब ने एक बात बोली
कि 32 साल में हमसे आके किसी ने पूछा भी नहीं हमारे साथ क्या हुआ। हमारे बारे में सब बात करते रहे पर हमसे किसी ने बात नहीं की। इसीलिए उस फिल्म में एक डायलॉग है कि टूटे हुए लोग बोलते नहीं, उन्हें सुना जाता है। और वही मेरी इस फिल्म की फिलॉसफी। इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल करते हैं। प्रेरणा, आप एक पावरफुल वुमन के तौर पर आज हैं, लेकिन एक डिजिटल टीम को आप पूरा हेड करती हैं। आज जब ये बातें आप सुन रही हैं, क्या है ये आपके लिए? मैं अब देख रही हूं आपके भी आंसू नहीं रुक रहे हैं। फिर से उसका जिंदा होना है, या आपके लिए कम से कम लग रहा है कि कम से कम आज मेरी आवाज कहीं पहुंच तो रही है? अंजना, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये एक क्लोजर का बिगिनिंग हो, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनको लाइफ में क्लोजर नहीं मिला है। एंड लेट मी टेल यू, हम ना अंजना, हम शरीफ बच्चे हैं माँ भारती के। हमने कभी बंदूक नहीं उठाई, हमने आगजनी नहीं की, हमने हमने तो पत्थर तक नहीं उठाया। हमने क्या किया? वी गॉट बिजी इन रीबिल्डिंग आवरसेल्व्स। ये जितने कश्मीरी पंडित यहाँ बैठे हैं ना, ये आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक हैं। हम तो आज उसकी बात करते हैं ना, इन्होंने एक एक ने अपनी जिंदगी, अपनी डेस्टिनी, अपनी नियति को खुद सुधारा है, इसलिए आज आपके सामने ऐसे साड़ी पहन के बैठे हुए हैं। तो हमको किस चीज की जरूरत है? क्लोजर की, सिर्फ क्लोजर की, और तो कुछ चाहिए ही नहीं। वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग। हमने जो करना था 30 साल से, ये वाली जनरेशन भारत के निर्माण में अपना योगदान दे रही है विदाउट स्क्वीकिंग, विदाउट सेइंग अ वर्ड। वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया बिकॉज वी आर इंडियंस, राइट? लेकिन अब प्रशासन की बारी है। प्रशासन को जो अब करना चाहिए, अब वो हो जाए तो बहुत अच्छा होता। प्रधानमंत्री ने भी, अनुपम जी, आपकी फिल्म की बात की, और वो कह रहे हैं विवेक जी की, मतलब देश को, पल्लवी जी की, महात्मा गांधी और ये जैसी फिल्में बनी, ऐसी फिल्में बननी चाहिए तो सरकार की तरफ से। लेकिन अब पूरी बहस इस बात पर, उन्होंने जेनोसाइड का जिक्र किया। कई लोग कह रहे हैं ये एक्सोडस था, यानी पलायन था, ये जेनोसाइड नरसंहार नहीं था। ऐसे लोगों का आपका क्या जवाब होगा? ओम नमः शिवाय। मैं अपने आप को शांत कर रहा हूं, क्योंकि जो मेरे मन में चल रहा है वो जवाब दूंगा तो परेशानी हो जाएगी। वो अमानवीय लोग हैं, उनमें, उनके दिल में, उनके शरीर में दिल नहीं है, राक्षस हैं। क्योंकि आप कैसे इंसान महसूस करते हैं कि आप इंसान हैं, जब आपका किसी के लिए, आपका दूसरे का दुख आपको अपना दुख लगता है, तो लगता है कि आप इंसान हैं, ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं, आप लोगों की तकलीफ में बिलीव करते हैं। तो जिन लोगों में दूसरे के दुख के प्रति कोई दुख व्यक्त नहीं होता है, उनके बारे में हम क्या बात करें? पर जैसा कि इन्होंने कहा, प्रेरणा जी ने, बहुत सालों से ये जद्दोजहद चल रही थी। आई मस्ट अपलॉड द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गवर्नमेंट, जिन्होंने आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन किया। यह आसान नहीं था, 70-60 साल से नहीं हो रहा था। जिन्होंने 35A का हटाया उसका, और प्रधानमंत्री का ऐसे बड़े मंच से बोलना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं बहुत आशावादी आदमी हूं। मुझे लगता है कि चीजें होती हैं, देर जरूर होती है लेकिन होती हैं। तो आज जब हम यहाँ आंसू बहा रहे हैं, ये दुख के तो है ही, मगर उससे ज्यादा इस बात के हैं कि हमारे दुख को किसी ने पहचाना। तो मेरे मामा जी श्री प्रेमनाथ भट्ट अपने घर के सामने हार्डली 2 मिनट की दूरी पे एक लड़का निकलता और उनसे पूछता, सर मुझे आपसे एक डिस्कस करना है केस के। वो कहते, बेटा बता। वहां से अंदर से फिर उनसे गोली निकाल के यहाँ मारी। वो खून साफ नहीं करने दिया। वो कौन से पड़ोसी, वो कौन से इंसान? वो इंसान है। उनकी आत्मा तो पहले ही मर चुकी थी। उनकी 10वीं पे 11वीं 12वीं पे हमें मिलने नहीं दिया, जाने नहीं दे, गैदरिंग नहीं करने दी। उनकी वो सारी चीज, बस मुश्किल से क्रिमिनेशन हुआ उसका। क्या करे, क्या बताए हम? आज कहते तुम लोग क्यों भागे? भगाया गया। मस्जिदों में जब वो अनाउंस करते थे, लड़कियां गिन के रखी थी, वो लड़की मेरी, वो मकान मेरा, वो औरत मेरी। आदमी को मार डालेंगे हम कैसे? हमारे माँ बाप हमें कैसे छोड़ते?
मैं अपने 2nd क्लास में मेरा भाई पढ़ता था, मैं उसको ट्रक में, पड़ोसियों की ट्रक में आई हूँ। मैं कहा मैं भाई को नहीं छोड़ सकती यहाँ पे, मैं चाहूँगी ये मेरे साथ जाएगा। बड़े भैया श्रीनगर में थे, उनकी मिसेस फैमिली में थी। कैसे निकले उनके सामने 2 ब्लास्ट, वो बेचारा उसमें भी जो उन जुलूस में आया मुझे लेने में, कहा भैया मैं नहीं जाऊँगी, छोटा है, इसको कैसे छोड़ सकते हैं यहाँ पे। उसको भी साथ लेके निकली। क्या क्या बताया इनको, कौन सा पड़ोसी, कोई निकला उनके मस्जिद में कोई नहीं था उनका ज्ञानवान वहां पर जो उनको बताए कि ये मत करो, ये गलत है, ये चीजें। हम कौन सा भाईचारा, क्या कौन सा भाईचारा उन्होंने हमें उस टाइम दिखाया जो हम बोले कि हाँ ये हमारे अपने हैं। हम लोग जो एक कहानी बन चुके थे, इन्होंने आईना दिखा दिया उनको, अब वो डर गए अपनी शक्ल देख के। दैट्स इट। देखिए हुआ ये, अंजना जी एक बात बताता हूँ, जो कह रही थी उसको मैं थोड़ा ऑडियंस के लिए और क्रिस्प करके बताता हूँ। जितने भी कश्मीरी पंडितों से मैं मिला, उनका जो सबसे बड़ा दुख और मलाल है, मुझसे सब लोगों ने अलग अलग तरह से बोला, अगर पाकिस्तान से टेररिस्ट आके हमारे साथ ये करते, जो ऐसा नहीं है कि वो करते तो एक बार समझ भी सकते थे, पर हमारा कत्ल करने वाले हमारे पड़ोसी, हमारे स्टूडेंट्स, हमारी फिल्म देखिएगा आप, स्टूडेंट्स ने किया है, जिन टीचरों ने पढ़ा के BA MA किया है, हमारे दोस्त सहेलियां, इन लोगों ने किया है, जो हमारे घर में आके खेलते थे बच्चे, जरा जरा से इतने से हमारे घर में, जिनने घुटनों घुटनों चलना सीखा, जब वो बड़े हो गए, मूछें आ गई, उन्होंने आके हमारे पति को मार दिया। ये जो गम है, अपनों ने ही हमको मारा, वो गम जो है मुझे लगता नहीं है इनके जीते जी कभी इनके दिल से निकल सकता है। पहले तो आपको बिग सल्यूट कि आपने ये मूवी बनाई। मैं 3rd जनरेशन की हूँ, ये मेरे फादर है सर। इनको इतनी बार थ्रेट्स मिली है कि आप चले जाओ, मतलब सर मैंने खुद देखकर बनाया, वॉज इन 2nd स्टैंडर्ड। मेरी मम्मा मुझे हम गुलमर्ग में थे, एक अफरवट एक होटल है, अभी भी है गुलमर्ग में। तो सर हम ना जा रहे थे, वेकेशंस थी हमारी, मेरा बड़ा भाई, हम ये सब चीजें ना सर इग्नोर करते थे, लेकिन आपकी मूवी देख के ना अब हमें लगा कि नहीं, हमें उस टाइम पे बोलना चाहिए था। जैसे हम स्टोरी सुनते थे अपनी ग्रैंड मदर से, तो हमको बोलते थे कि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी थी, हम बोलते थे कहाँ है वो, हम अभी इतना सफर कर रहे हैं, क्या फायदा उस प्रॉपर्टी का, या कुछ क्या किया आप लोगों ने हमारे लिए। तो वो चीज ना हम तब फील नहीं करते थे, लेकिन आपकी मूवी से हमने ये फील किया। सब मैं अभी मेरी ग्रेजुएशन, मेरी मास्टर्स कंप्लीट हो गई, सब मेरे साथ बहुत से मोमडन लोग भी थे जो पढ़ते थे। उनको अगर कोई प्रोफेसर कुछ कहता था ना, सब मैं कश्मीरी वर्ड यूज करूंगी, वो लिटरली ऐसे बोलते थे, बुवड़ावन, ये अभी हम इनको AK-47 से उड़ाएंगे। लिटरली सर उनके पास होती थी, तो उनको कौन परमिशन देता है सर, ये आप गन्स अपने पास रखो। मेरा फ्रेंड मुझे आके बोलता था, हमारा जब वाइवा होता था तो वो हमको आके ऐसे बोलते थे कि इसको मैं अभी AK-47 से उड़ाऊंगा, ये मुझे कैसे फेल कर सकता है। मतलब सर अभी भी उनके पास ये पावर है कि मतलब हम लोग अभी भी उनसे डर के रहे। मतलब मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट इनको ये सब रोके, कि उनको ये पावर ना मिले, हमें दबा के ना रखे। लेकिन सर आपकी मूवी से सब बिग सैल्यूट, सब बिग सैल्यूट सर, आपको बिग सैल्यूट सर। आप लोगों के लिए मुझे लगता है जिंदगी की इससे बड़ी कमाई नहीं हो सकती है सर। आपके इस कमाई में बहुत रुलाई है सीरियसली, अब आगे धुलाई है। इसीलिए आंसुओं को बेशकीमती कहा जाता है। सर आपके आंसू नहीं रुक रहे हैं, कुछ आप बोलना चाहते हैं? क्या बोले, कुछ नहीं है बोलने के लिए। जो आज तक ने छुपा के रखा है एक चोर गवर्नमेंट ने, कांग्रेस में, अब मेरे मुंह से पता नहीं क्या निकले, मेरे मुंह से निकालो, मेरे मुंह से पता नहीं क्या निकलेगा। वही क्वेश्चन बड़ी मान्य सो दर्द ज्यादा है या गुस्सा ज्यादा है? दर्द से भी गुस्सा है ना, दर्द ही है जो हमारे साथ हो गया, मेरे भाई बहनों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो वो कम हुआ क्या? जो मैं सुनती थी इनके मुंह से, वो मुझे लगता था कि हाँ हुआ होगा ऐसा, तब हमको उतना ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन ये मूवी देख के
मुझे मेरी आंखें खुल गई कि क्या हुआ था हमारे साथ उस समय, इन लोगों के साथ क्या हुआ था। बहुत दुख है। हमारे बच्चे मतलब ऐसा किसी पिता को अपनी बेटी से सुनने की नौबत ना आए, लेकिन आप लोग ये शेयर करते हैं और आप एक कैथारसिस इस फिल्म के जरिए आपके लिए हो रहा होगा। बिल्कुल, ये एक्चुअली हर कश्मीरी को अपने बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए। हमें इस चीज़ को मरने नहीं देना है। हमारे साथ क्या हुआ था ये हमें जब तक हमारी जनरेशन्स बाय जनरेशन्स आ रही हैं, हमें सबको ये अपना बताना है, जब तक हम अपना वापस रिहेबिलिटेट नहीं हो पाते हैं। हमारे बच्चों को मैं अपने बच्चों को 2 बार लेकर गया हूँ अपने घर, और वहाँ पे जब इन्होंने अपना घर देखा, हमारा घर लगभग 80 इयर्स पुराना होगा आज की डेट में, लेकिन अभी भी उसकी कंडीशन ऐसी है कि मतलब इट लुक्स एक हवेली लग रही है। तो उस टाइम पे क्या होगा? तो हमारे बच्चे उस टाइम बोल रहे हैं अगर हम इस टाइप के घर में रहते थे, इस घर को आपने छोड़ा है तो कुछ ऐसा हुआ होगा कि ऐसे घर को हमें छोड़ना पड़ा। कई लोग हैं जो इस फिल्म को लेकर, उसकी सच्चाई को लेकर चैलेंज कर रहे हैं। 3 दशक हो गए, कश्मीरी मिलिटेंट्स हैव बीन किल्ड, 1724। आप ट्वीट क्यों पढ़ रही हैं? आप नाम बता दीजिए, ट्वीट में क्या लिखा होगा, मैं ऐसे ही बता सकता हूँ। जो ये दावा कर रहे हैं कि 1724 लोगों की मौत हुई थी और कश्मीरी पंडित्स की, और 50,000 से ज्यादा कश्मीरी मुस्लिम मारे गए हैं। तो उन्होंने, उनके लोगों ने मारे। अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट, द प्रॉब्लम इज दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि दैट द टेररिज्म में बहुत सारे कश्मीरी मुस्लिम फैमिलीज भी थी जहां पर टेररिस्ट आ जाता था उनके घर पर और उनकी लड़की को बोलता था आपको इसके साथ इसकी शादी करनी है, एक तो वो भी भागे थे। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इसका जवाब है, इसका जवाब परफेक्ट। एक और मैं बता दूं कि संघ परिवार द्वारा पेडल्ड ये एक नफरत पैदा करने के लिए समाज में एक फिल्म बनाई गई है। सुपर। ये सवाल का जवाब देना बहुत आवश्यक है। कोई ये नहीं जानना चाहता है कि कल हमारी और पल्लवी और हमारे बच्चों के लिए कहां से पैसे आएंगे। ये किसी ने हमसे सवाल पूछा भी नहीं है, सब हमको थैंक्स बोलते रहते हैं। ये फिल्म जब हमने शुरू की थी तो एक स्टूडियो जो बैक कर रहे थे, लास्ट मिनट पे वो हट गए। एक बहुत बड़े इंटरनेशनल भी स्टूडियो थे, उन्होंने बोला आप इस्लामिक टेररिज्म वर्ड यूज करेंगे तो आपको हिंदू टेररिज्म भी यूज करना पड़ेगा। वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टीनेशनल ओटीटी, मैं कैमरे में बोल रहा हूँ, कोई ऐसी नहीं। तो हमने उनके साथ काम नहीं किया। लास्ट मिनट पे सब बैकआउट करते गए। हमने अपने पैसे से रिसर्च किया है। सारी दुनिया में कोई दुनिया में एक आदमी खड़ा होकर बोल दे, सिवाय अभिषेक अग्रवाल हमारे प्रोड्यूसर हैं, उसके अलावा जिसने एक पैसे का कंट्रीब्यूट कर। सुरेंद्र कौल जी यहाँ बैठे हैं, वो हमारे पीछे पड़े रहे कि हम आपके लिए ये करते हैं वो करते हैं, हमने नहीं किया क्योंकि हमें पता था ये सब बातें उठेंगी। जब हमारी फिल्म इंडिया में रिलीज नहीं हो रही थी, इतनी मेहनत आपने फिल्म के पीछे की है, एक बार अगर आप खड़े हो जाएं तो। डॉक्टर सुरेंद्र कौल इस फिल्म के आर्किटेक्ट हैं। आ जाइए सुरेंद्र कौल। मैं जहां क्रेडिट ड्यू है सुरेंद्र कौल साहब, वहां पर क्रेडिट देना चाहिए। हाँ जी, मैं आऊंगी सर, आऊंगी। मैं अंजना जी, आ जाइए। सुरेंद्र कौल साहब है, अभिषेक है नहीं, और आपने काफी मेहनत की इस फिल्म के लिए, वो कह रहे रिसर्च में और हर मकाम पर आपने किया। आपके लिए इस फिल्म का क्या मतलब है? ये फिल्म हमारी आत्मा है, ये फिल्म हमारी सच्चाई है। ये फिल्म किसी हेट को, हमने कभी हेट नहीं किया है, मगर ये हिस्ट्री, इंडिपेंडेंट इंडिया का एक हिस्ट्री का ऐसा पन्ना है जिसको काट के फेंक दिया था और विवेक जी और पल्लवी जी ने इसको वापस लगा दिया और हमको फिर से उस टाइम क्लॉक में 1990 में लेके गए। ये ग्रे डिवीजन हुआ कश्मीर में, तो वहाँ चूंकि कश्मीरी हिंदुओं की बहुत बड़ी तादाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में थी, उसमें उसने लिखा माँ सिवाय उस्ताद। इसके बाद आ गया फिर साथ ऐसे बख्शी गुलाम मोहम्मद के वक्त में जो टीचर्स थे, अनड्यू प्रमोशंस दी गई उनको जो हाईली क्वालिफाइड नहीं थे। मैम मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मेरे फादर डॉक्टर थे, इनने एक सीन दिखाया है उसमें जहाँ वो डॉक्टर को बोलता है आइदर यू विल, मतलब उसको ट्रीट करो वरना किल, एंड द सेम सीन हैज हैपेंड टू माय फादर। वो हॉस्पिटल में थे, इट इज़ ये आपका 12 मार्च 13 मार्च के राउंड की बात है। हम बारामूला में मेरे फादर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में थे, वहाँ आपस में कुछ हुआ, मिलिटेंट्स का वो लेके आ गए। द अदर पर्सन सेड मेरे फादर को, ए डॉक्टर
ऐसा नहीं कोई तमीज तहजीब तो थी नहीं कि डॉक्टर अगर ये मरा इसके बाद दूसरा तू मरेगा। एट दैट टाइम व्हाट हैपन, जो उनके कलीग्स थे दे सेड बट, मेरे फादर बट है डॉक्टर बट, कहते बट भाग जा। एंड व्हाट हैपन, माय फादर जो चिमनी होती ना, फायर चिमनीज वहां होती थी, उसके नीचे से घुस के पीछे से निकले एंड वेरी सेकंड और थर्ड डे वी लेफ्ट कश्मीर। आई वॉज अराउंड 9 या 10 years old एंड आई हर्ड, मेरे पापा को मम्मी ने बोला आप इतना घबराए हुए क्यों हो, कहता है आज मैं बचा हूं बाल बाल। एंड सेकेंड डे हम लोग लेफ्ट वहां से, हम लोगों ने फिर देखा नहीं। थैंक यू सो मच ये मूवी बनाने के लिए। मैंने बचपन से सुना था, हमें कहा जाता था आप लोग भगोड़े हो, आप लोगों को वहां से निकाला गया है। थैंक यू सो मच ये मूवी बनाने के लिए कि एटलीस्ट उनको पता चला कि हम लोग भगोड़े नहीं थे, हम लोग अपनी इज्जत बचा के वहां से निकले। थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपको थैंक यू। अनुपम जी, पूरे सफर में आपकी जिंदगी के इस फिल्म का अब क्या मतलब हो गया है? मैं अकेले ही तो मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मुझे दर्द दिल का पता ना था, मुझे आप किस लिए मिल गए। आई थिंक हमने आज आंसू बांटे, हमने आज एक दूसरे को समझा। दिस वॉज ए कथारसिस। आज विवेक का और पल्लवी का वाकई सबको, सारे हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को, सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि आज हर जगह डिबेट हो रही है। आज उन लोगों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए अंजना जी जिन लोगों को इस पर शक है कि ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। मैंने जैसा कि पहले भी कहा, ये फिल्म न केवल हिंदुस्तान में बल्कि कल मेरे एक युगांडा से किसी दोस्त का फोन आया, कहता मैं टिकट नहीं मिल रही है, युगांडा से, एम्स्टर्डम या कहाँ, कल आप बता रहे थे 4 लोग, फिनलैंड, फ्रैंकफर्ट, तो ये सिर्फ कई जगहों पर बाहर लोग फिल्म हॉल के बाहर नारे लगा रहे हैं। ये सिर्फ कश्मीरी पीड़ितों की कहानी नहीं रही, ये पीड़ितों की कहानी रही हो गई है। यस, दे आर ब्रिंगिंग अ पर्सन हु, यूएई में फिल्म बैंड है तो वो लोग सब इकट्ठा करके चार्टर्ड फ्लाइट से 250 लोगों को लेकर यहाँ आ रहा है, फिल्म दिखा के शाम को वापस ले जाएंगे। ऐसा मैंने पिछले 37 सालों में 522 फिल्में की हैं। मेरी जिंदगी के करियर में ऐसा तो कभी भी नहीं मैंने देखा है। हम भारतीय किस तरह से विंडिकेट हो गए हैं इस हमारे फाइट में कि हम यूएस गए थे दिसंबर में और हमने वहां 16 शहरों में ये फिल्म दिखाई, इससे पहले कि वो यहाँ रिलीज हुई। 16 शहर में सारे शोज हमारे सोल्ड आउट थे। You were in Dallas. जब लास्ट सीन वो नदी का मैसेकर, आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। माई डॉटर, माई हस्बैंड वर सिटिंग विद मी, तो पता नहीं एक को कैसे नजर आए कि ये कुछ हो रहा है। तो ही केम, आई डिडंट नो कि ये मेरे सामने, मेरी डॉटर कहती मम्मी आप उठो, ये सर खड़े हैं। तो इन्होंने मुझे ऐसे अपने ही कंसोल्ड मी कि मैम आप आगे आके बोलिए। And I have that video which I am circulating. We are circulating everything. Whatever our children are writing, we are circulating it. सबको सच पता चले। Yes. ठीक है। आप कुछ दिखा रही थी फिर रोड आइलैंड में हमें एक ये प्रोक्लेमेशन मिला है और जो आज तक हमारे भारत में जो नहीं हो सका वो यहाँ हुआ है। देखिए ये है प्रोक्लेमेशन। 36 ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हो गई और उन्होंने बोला इस फिल्म को हम दिखाएंगे 16 जगह पे। एक सेकंड, मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए, मैं इसलिए अंजना जी, मैं आपके शो में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आई रिस्पेक्ट यू कि जब भारत का एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ तो कई भारतीय लोगों ने पैसे इकट्ठे करके फ्री कश्मीर की सबसे बड़ी जो वर्ल्ड की साइट है टाइम स्क्वायर, सबसे प्रेस्टिजियस मानते हैं, सबसे एक्सपेंसिव है वर्ल्ड में, वहां लग जाना मतलब व्हाइट हाउस का भी सर्टिफिकेट मैटर नहीं करता, वो मैटर करता है हर व्यक्ति की इच्छा है मेरी वहां फोटो लग जाए। वहां पे उन्होंने फ्री कश्मीर का लगवाया था जिसमें हिंदुस्तानी लोग शामिल थे। हमने किसी से कुछ नहीं मांगा कभी। इस फिल्म को देखने के बाद वो माता जी बैठी हैं, उनके जैसे लोगों ने मेरे हाथ में $11, $21, बेटा औरतें कैसी, जरा से पर्स से निकाला, रुमाल निकला, एक कुछ और चीज निकली, चाबियां निकली और जो पैसे मिले मेरे हाथ में दी। कुछ औरतों ने तो मेरे हाथ में सेंट्स छोड़ दिए।
बोली ये लो बेटा जो कर सकते हो इस काम से करो। तो उसके बाद जितने इसके व्यूअर्स थे उन्होंने अपने पैसे इकट्ठे कर करके बिना किसी के इस 26 जनवरी को टाइम स्क्वायर में सबसे बड़ा बिलबोर्ड लगाया। और अमेरिका के इतिहास में पहली बार, अमेरिका में हमेशा कश्मीर का जो नक्शा है वो आधा ही दिखाया जाता है, किसी ने पूरा आज तक देखा नहीं है। पहली बार कश्मीर में टाइम स्क्वायर पे पूरा कश्मीर का नक्शा लगा। वो कह रहे थे $11 लोग हाथ में इनके दे रहे थे, बट ये करिश्मा इस मूवी का ही है कि आपने जो बड़े बड़े यंगस्टर्स हैं उन सबको पीछे छोड़ दिया है बॉक्स ऑफिस पर भी। एट अ टाइम व्हेन बिग फिल्म्स हैव बीन रिलीज्ड, आपकी पिक्चर ने इतना अच्छा किया है, लोग देख रहे हैं। ये उभरते हुए नए सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम। एक शायद लम्हा हो सकता है जब आप करीब जाएं उनसे मिले, क्योंकि इन लोगों के लिए सारों को एक वर्चुअल नॉल तो ऐसे कर रहा हूँ बिकॉज सबको नॉल आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए। विवेक रंजन अग्निहोत्री जी, सिर में दर्द हो गया, आपने इतना रुलाया। बोले बोले इतिहास के पन्नों में 16 वर्षों से जो है 11 मार्च लिखा जाएगा। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।